अब पढ़िएगा आकलन या मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन की प्रविधियां, ठीक है। तो कितने तरह से आप मूल्यांकन करते हैं? लिखित, मौखिक, इंटरव्यू भी लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, प्रश्नावली बना करके लेते हैं, प्रश्न बना करके लेते हैं। हाँ, यहाँ से भी प्रश्न खूब सीटेट में पूछता है, पेडागोजी में भी डालेगा आपको, ठीक है, और सभी विषय में डालता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आपको नया नया शब्द देगा, ठीक है, जैसे प्रेक्षण देगा। प्रेक्षण ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? जैसे पूछेगा आत्म प्रतिवेदन, ये किस प्रकार का? साक्षात्कार ये किस प्रकार का जो है आपको मूल्यांकन है या आकलन है? घटनावृत्त ये भी एक प्रकार का मूल्यांकन है, घटनावृत्त है ना। संचित अभिलेख ये भी एक प्रकार का क्या है? मूल्यांकन है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन यह भी एक तरीका है परीक्षा लेने का, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। ये सब आपको ऑप्शन में रहेगा। आप तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार ये तो होता ही है ना, ये तो सामान्य रूप में होता है। लेकिन जब विशिष्ट रूप में आपको विशिष्ट टर्म से जोड़ के पूछता है तो उस सारे टर्मों को आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से जैसे आप सबसे पहले आप ये जानिए कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है? तो कहते हैं कि व्यक्ति की मानसिक दशा का अध्ययन है ना जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है यह दो तरीके से हो सकता है। या तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले ले, वस्तुनिष्ठ परीक्षा ले ले, या इसका जो है मानकीकृत मापन करे। एक होता है मानकीकृत मापन, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ना, वो आप यूजीसी नेट दीजिएगा ना साइकोलॉजी का टेस्ट, तो उसमें पूछता है मानकीकृत परीक्षण के बारे में, है ना। तो मानकीकृत परीक्षण एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, पहले से ही एक मानक तय कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम कर सकते हैं, छोटे बच्चों का भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे उसका मानकीकृत वाला भी होगा। हाँ क्यों होगा? क्योंकि देखिए बच्चे का तो और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। वो एक प्रकार का जो है वैज्ञानिकता को धारण करते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे। तो उसमें कौतूहल की भावना भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बच्चे का मानसिक दशा क्या है, कितना उसमें आगे बढ़ सकने की क्षमता है, कितने चीज़ों को वो नए नए चीज़ों को वो एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का अवलोकन यदि आप कर रहे हैं, बच्चे में इसकी जांच कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार का परीक्षा हो गया आपको? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या होता है ना, विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत परीक्षण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरी प्रतिभा खोज परीक्षा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, प्रतिभा खोज परीक्षा जो आता है ना, वो यही हो गया, मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही हो गया एक तरह से आप, ठीक है। या फिर कभी कभी किसी बच्चे को चुन करके स्कूल से आप स्टेट लेवल पे भेजते हैं ना, स्टेट लेवल पे भेजते हैं कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो वो भी इसी तरह का हो गया कि बहुत सारे बच्चों में से आपको जो सबसे बेहतर है बच्चा है उसको चुन करके आप भेजते हैं प्रतियोगिता में बाहर। और कभी-कभी होता है जो छोटा से बड़ा की ओर भी जाता है, पहले प्रखंड स्तर पर, हाँ हाँ, तो इस तरीके से जो बच्चा का चयन किया जाता है
उसमें भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको व्यावहारिक ज्ञान भी देखना पड़ता है, विषय का ज्ञान भी देखना पड़ता है। अब जैसे विश्व सुंदरी का खिताब होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल सुंदर को ही वहाँ भेजा जाएगा, उसमें बहुत चीज़ देखना पड़ता है। उसका एटीट्यूड क्या है, उसका व्यवहारिकता कैसा है, ठीक है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर तो देखा ही जाता है, शारीरिक बनावट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी व्यवहारिकता को भी, मेंटल एबिलिटी को भी देखा जाता है, तब जाकर के उसका चयन होता है। ठीक है, तो वही जो है विभिन्न आयामों का जांच उसमें होता है। चलिए, एक टाइप और भी है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये किस तरह का टेस्ट होता है तो सबको मालूम ही है। इंटरव्यू क्या होता है? हाँ, यानी परीक्षणकर्ता के द्वारा जो परीक्षण करता है उसके साथ जो स्टूडेंट्स है उसकी बातचीत होती है, नहीं इसमें, और परीक्षक जो होता है बातचीत के माध्यम से छात्रों से विभिन्न प्रकार की सूचना इकट्ठा करता है, पूछता है, उसके बारे में जानकारी लेता है ना। तो छात्रों से पूछताछ के माध्यम से सूचना इकट्ठा करना, छात्रों से पूछताछ के माध्यम से सूचना इकट्ठा करना क्या कहलाता है? साक्षात। हाँ, अगला है कि व्यक्ति अध्ययन, इसको केस स्टडी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब ये टेस्ट कैसा होता है? तो ये टेस्ट होता है, इसके लिए शिक्षक को या जांचकर्ता को जाना पड़ता है छात्र के घर पे या उसके गांव में पता करने के लिए। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो आप क्या करते हैं कि उस व्यक्ति का जहाँ घर होता है उसके गांव में जाइएगा और उससे नहीं पूछिएगा प्रश्न, उसके अगल बगल से, उसके गांव वाला से पूछा जाता है कि कैसा आदमी है भाई, है ना, कोई जेल आर में तो नहीं रहा है, कोई गुंडा उंडा तो नहीं है उसके घर में। ठीक है, तो इस तरह से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, पूरे बारे में नहीं, उसके सामाजिक समाज में क्या उसको प्रतिष्ठा है, उसके बारे में, उसका व्यवहार कैसा है उसके बारे में। ठीक है, तो विभिन्न तरह की जानकारी जो है उसके बारे में इकट्ठा आप करते हैं। तो इसमें परीक्षक खुद जाता है परीक्षा देने वाले के घर पे, है ना, वास्तविक जानकारी मिलती है ना। ऐसे तो इंटरव्यू में वो झूठ भी बोल देगा, झूठ बोल देगा, ठीक है, अपने बारे में। लेकिन जब आप बाहर से पता करिएगा, केस स्टडी करिएगा किसी वस्तु के बारे में ही। अब ये जो केस स्टडी आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। अभी जैसे आप पीएचडी करिएगा ना, तो पीएचडी में तो ये करना ही पड़ेगा आपको, जिस चीज़ पे आपको पीएचडी करना है तो वहाँ पे रिसर्च करना है, वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे 2, 4, 10, 20, 100, 1000 आदमी से आपको जानकारी इकट्ठा करना होगा, आंकड़ा जुटाना होगा, है ना। और फिर वो जो आंकड़ा आपको देता है, डाटा देता है, फिर उस आंकड़ा को आपको विश्लेषण करना होगा अपने थीसिस में। ठीक है, और तब उसका एक आपको ब्रीफ नोट्स बनाना होगा और तब आप सबमिट करिएगा तो आपका पीएचडी कंप्लीट होगा। तो इसका उपयोग आप पीएचडी, रिसर्च, शोध करने में, अनुसंधान करने में भी करते हैं। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। सबसे ज़्यादा सीटेट में ये प्रश्न पूछता है आपको, प्रेक्षण वाला। ये मैथ में और विज्ञान में ज़्यादा पूछेगा। इसमें क्या होता है कि प्रश्न बच्चे को डाल दिया जाता है, बोल दिया जाता है और उसका रिएक्शन देखा जाता है कि बच्चे पर क्या हो रहा है। बच्चे का हाव भाव पता किया जाता है कि बच्चे पर इस प्रश्न का क्या प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो हाव भाव है, उसकी जो भाव भंगिमा है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है ना। कोई भी जो घटना होती है तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है ना, उसका अवलोकन करना है, आपको देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, जैसे आग में जब आप घी डाल देते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा तेज हो जाता है ना। उसी तरीके से अवलोकन और प्रेक्षण जो क्या है कि आपको प्रत्यक्ष चीज़ों का, आपको प्रत्यक्षदर्शी बनना पड़ता है। अवलोकन का मतलब ये होता है देखना, रिएक्शन, प्रतिक्रिया को देखना कि किस तरह से बदल रहा है, परिणाम किस तरह से बदल रहा है। तो परिणाम यदि तुरंत बदल रहा है, आप देख रहे हैं अपनी आँख से बदलते हुए, तो उसको आप अपने कॉपी में लिखते हैं। ठीक है,
कॉपी में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, डायरी तैयार करते हैं, और उसमें जैसे जैसे उस चीज़ में परिवर्तन आया है उस चीज़ को आप नोट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ब्रीफ नोट्स आपका बन जाता है अवलोकन के माध्यम से, और इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है, इसीलिए क्योंकि यह प्रत्यक्ष होता है। यह हाँ, प्रयोगशाला में आप देखते हैं, प्रयोगशाला में इस चीज़ को आप प्रयोग में लाते हैं, देख करके नहीं, जो चीज़ हो रहा है आपके आँख के सामने में उसी चीज़ को आप कॉपी में लिखते हैं, और इस पर ज़्यादा विश्वास लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि यह खुद से देख करके किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसलिए यह ज़्यादा विश्वास करने योग्य होता है। प्रेक्षण, इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करके अभिलेख तैयार किया जाता है। अभी अब लिखिएगा आत्म प्रतिवेदन। आत्म प्रतिवेदन स्वयं से तैयार किया गया रिपोर्ट, स्वयं से तैयार किया गया प्रतिवेदन, है ना। वो तो शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाएगा ना, ऊपर वाला, और ये जो है आप बच्चे के द्वारा खुद तैयार किया जाता है आत्म प्रतिवेदन। ठीक है, इसमें जो है बच्चा खुद से देखता है और खुद अपना कॉन्सेप्ट तैयार करता है, अपना जो है एक अलग व्यू तैयार करता है बच्चा खुद से करके, है ना, स्वयं से करके देखता है बच्चा, और उसको जो भी लगता है उस चीज़ को वो लिपिबद्ध करेगा, लिखेगा, प्रतिवेदन तैयार करेगा, तो वही हो गया। आत्म का मतलब ही होता है स्वयं। आत्म का मतलब क्या होता है? स्वयं, सेल्फ। तो खुद के द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन को ही क्या बोलेंगे? आत्म प्रतिवेदन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट, खुद से बना के देगा। अब जैसे आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क मिलता है ना, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कौन बनाता है? बच्चा खुद बनाता है ना, खुद से बना करके हाँ, खुद से बना करके जमा करेगा आपको। तो वो जो है प्रोजेक्ट एक प्रकार का क्या है? आत्म प्रतिवेदन ही है। प्रोजेक्ट एक प्रकार का आत्म प्रतिवेदन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब है आपको संचित अभिलेख पढ़ना। आत्म प्रतिवेदन हम पढ़ते थे, हाँ, लेकिन आज जैसे समझे ना, आंख बंद करके क्वेश्चन लिख के मार। अब देखिए, हाँ, ये एक दो लाइन में हम पढ़ा रहे हैं, इसी चीज को पढ़ना है 5 पेज में एक शब्द। 8 पेज ऐसा। हाँ, अब जैसे संचित अभिलेख है तो पूरा लंबा पढ़ना है। एग्जाम में आत्म प्रतिवेदन का देखा, बच्चों में आत्म प्रतिवेदन का। चलिए, संचित अभिलेख। अभिलेख का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, अभिलेख क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, एक तरह का रिकॉर्ड होता है। अब जैसे अशोक का अभिलेख आप पढ़ते होंगे, शिलालेख पढ़ते होंगे, स्तंभ लेख, गुहा लेख पढ़ते होंगे, तो ये चीज़ अभिलेख होता क्या है? एक्चुअली अभिलेख जो होता है ना, एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे आजकल हम मोबाइल में कोई चीज़ को चिप्स में डाल के सेव कर देते हैं ना, तो वैसे ही ये अभिलेख में उस समय के जो राजाज्ञा थी, राजा की जो आज्ञा थी, उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। ठीक है, किस चीज़ पर? पत्थर पर, है ना, हाँ, ताम्रपत्र पे, मुहर पे, सिक्का पे, है ना, इस चीज़ों पर रिकॉर्ड करके उत्कीर्ण कर दिया गया, है ना। और वो जो है हमारे आपके पास, हमारे आपके बीच अभी भी है। ठीक है, और उससे हमें पता चलता है उस समय के बारे में। वही चीज़ है यहाँ पर, अगर बच्चों के बारे में आपको, किसी बच्चों के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसका पूरा जो पोर्टफोलियो है, उसकी जो पूरी बायोडाटा है या जो रिपोर्ट कार्ड है ना, उसके जो है सामूहिक रूप को, यानी संयुक्त रूप को ही हम क्या बोलेंगे? संचित अभिलेख। संचित का मतलब है जमा किया हुआ, बहुत सारा, बहुत सारे क्षेत्रों का। अब उसका जो है संगीत में क्या स्थिति है, चित्रकला में क्या स्थिति है, उसका शैक्षणिक स्टेटस क्या है, गैर शैक्षणिक में क्या स्थिति है। तो इस तरीके से जब आप विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, बच्चों के विकास के विभिन्न पक्षों का आप अध्ययन करते हैं, उसका फीडबैक को एक जगह जमा करते हैं, उपलब्धि को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उसी को इकट्ठा करके और सुरक्षित रख देते हैं कहीं पे सेव करके, तो उसको क्या बोलेंगे? संचित अभिलेख बोलेंगे। भविष्य में जब कभी भी जरूरी होगा तो इसको निकाल करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। जैसे आप कहीं बाहर जाइएगा ना, किसी स्कूल में, बाहर अच्छे स्कूल में, तो वहाँ पे रोल नंबर डाला रहता है, क्लास डाला रहता है। जैसे ही आप रोल नंबर बोलिएगा और क्लास बोलिएगा, वो कंप्यूटर में डालेगा, उसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा स्क्रीन पर, है ना, पूरा उसका
जो है अभी तक का जितना रिपोर्ट है ना, पूरा कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा सिर्फ रोल नंबर डालने से। पोर्टफोलियो एक प्रकार का है, तो वही क्या हो गया, आपका संचित अभिलेख हो गया। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहारिक परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखना संचित अभिलेख कहलाता है। रिपोर्ट कार्ड हो गया, लेकिन कैसा रिपोर्ट कार्ड, सब मिला हुआ, पूरा एक जगह इकट्ठा किया हुआ रिपोर्ट कार्ड हो गया, पूरा डिटेल्स हो गया। जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर कुछ गलत करता है तो उसके लिए वो निकाला जाता है इसका। हाँ, पहले कैसा था, स्कूल में जाके उसका पता किया जाता है, तो वो सबका निकल जाएगा, क्लास 1 2 से लेके जितना पढ़ा होगा पूरे क्लास का उसका तैयार हो जाएगा एक साथ, सब कुछ। हाँ, टोटल कुल जानकारी उसके बारे में आपको सभी क्षेत्र की जानकारी निकल जाएगी इससे। चलिए अब लिखिए घटनावृत्त, क्योंकि ये जो है मूल्यांकन या आकलन की विधियां ही है, एक प्रकार का क्या है, ये भी एक तरीका है। इसके माध्यम से भी हम किसी बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन बच्चा कैसा है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को जान लीजिए। जैसे कोई बच्चा को ले गए आप घूमने के लिए कहीं टूर पर, पर्यटन के लिए, गर्मी की छुट्टी होती है ना, या कोई भी तो कहीं स्कूल वाला ले जाता है ना घूमने के लिए। अब जब वहाँ घूमने के लिए बच्चा गया है तो घूमने के क्रम में जो चीज़ उसने देखा है, नया नया चीज़ को उस हाँ, तो वहाँ पे जाएगा, वो घूमेगा, देखेगा और उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करके और लिखेगा। ठीक है, घटनाओं के बारे में लिखेगा। ठीक है, या मान लीजिए कि कहीं पे कुछ घटना ही हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कहीं मेला लगा है, या तो घटना या दुर्घटना दोनों, घटना और दुर्घटना, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में अंतर है भाई, घटना और दुर्घटना में। ठीक है, तो अगर सकारात्मक चीज़ें कहीं हो रही हैं या नकारात्मक हो रही हैं तो दोनों के बारे में भीड़ इकट्ठा है, तो आप जाते हैं कौथी का भीड़ है हो, नहीं बोलते हैं कौन सी का भीड़ लग गया, कुछ हुआ है क्या, तो पूछते हैं कि हाँ ये हुआ है। तो आप जब पूछते हैं तो आप वो सारा जानकारी जाके किसी और को बता देते हैं, नहीं बता देते हैं कि वहाँ पर ये हुआ है। वही घटनावृत्त है, देखा आपने और आपने जाके वही चीज़ वहाँ अलग बता दिया, फिर आपसे जो सुना है वो भी जाएगा देखने के लिए। हाँ, वो भी जाएगा देखने के लिए, पहले देख लेगा, वो भी जाके कहीं और बताएगा। ठीक है, तो घटनाओं के बारे में जो आप एक सूचना इकट्ठा करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, घटनावृत्त। विद्यालय में अलग अलग परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। इन घटनाओं के दौरान छात्रों ने किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया, उनका अभिलेख तैयार करना ही घटनावृत्त कहलाती है। अब लिखिएगा अगला, निर्धारण मापनी। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे। तो क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं ना, वो हाँ प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट होता नहीं, और एक ही घटना का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ता है। तो किस बच्चे पर जो है वह किस रूप में प्रभाव पड़ा है, इसके लिए हम एक मानक तैयार करते हैं, एक स्केल तैयार करते हैं। ठीक है, और उस स्केल पे सबका मान क्या होता है, अलग अलग आता है। प्रत्येक बच्चे का मान उस स्केल पे क्या होता है, अलग अलग आता है। तो वही जो स्केल या मानक जो हम तैयार करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल बोलेंगे। ठीक है, और इसका उपयोग व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाँ, मानक पैमाना, रेटिंग स्केल मानक पैमाना, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, मानक पैमाना। ठीक है, एक स्टैंडर्ड, एक मानक हमने बना दिया और उस पर सभी बच्चों का रिएक्शन देख रहे हैं, किस बच्चे का कैसा रिएक्शन है। ठीक है, और उस तरह से हम प्रत्येक बच्चे के विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो
तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेटिंग स्केल बोलेंगे। ठीक, पोर्टफोलियो लिख लीजिए अलग से। अब यहाँ पे क्या है कि संचित अभिलेख और पोर्टफोलियो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन संचित अभिलेख जो होता है यह समस्त अवधि के लिए होता है और ये हो रहा है एक निश्चित अवधि के लिए। अब जैसे 1 साल के लिए होगा पोर्टफोलियो जो होगा ना, वो 1 साल के लिए होगा, और संचित अभिलेख जो होगा वो सभी सालों का होगा। मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 जितना भी पढ़ा उस विद्यालय में टोटल का हो जाएगा तो संचित अभिलेख हो जाएगा। और सिर्फ अगर एक क्लास के विकास का बात रहेगा तो वो किस में आएगा, पोर्टफोलियो में आएगा। पोर्टफोलियो में है निश्चित अवधि के लिए, पोर्टफोलियो में क्या है, निश्चित अवधि के लिए, और उसमें क्या हो जाएगा कि समस्त अवधि के लिए, पूरे अवधि के लिए, किसमें, संचित अभिलेख में। चीज़ें दोनों में एक ही है, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो में देखिए कि प्रारंभिक कक्षाओं में पोर्टफोलियो का ज़्यादा उपयोग होता है। हाँ, हर वर्ष का अलग अलग पोर्टफोलियो हो जाएगा, हर वर्ष का पोर्टफोलियो क्या होगा, अलग अलग पोर्टफोलियो हो जाएगा सभी बच्चों का। 2 टॉपिक आज पढ़े ना हम लोग, प्रविधि, आकलन और मूल्यांकन की विधियाँ या प्रविधियाँ, नहीं, हाँ, और दूसरा पढ़े थे आकलन या मूल्यांकन की विशेषताएं, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम आप लेते हैं तो प्रश्न का प्रकार कितने तरह का होता है। प्रश्न जो आप लोग देते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ और एक विषयनिष्ठ, है ना, वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में, अब विषयनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ जो होता है ऑब्जेक्टिव, वो भी कई प्रकार का होता है, कई टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। एक तो बहुविकल्पीय जिसमें 4 विकल्प दिया रहता है, ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन बेस्ड होता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसके बाद होता है मिलान करें, मैच द फॉलोइंग, है ना, मिलान करें। और एक होता है ट्रू फॉल्स, सही और गलत, सही कथन की पहचान करें, गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। तो इस तरह से टाइप्स है ऑब्जेक्टिव का। मुख्य रूप से 4 तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। और सब्जेक्टिव में भी जो है आपको 3 तरह के सब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, अति लघु, लघु और दीर्घोत्तरीय। हाँ, अति लघु, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। इसको लिखिएगा कि याद है आप लोग, याद है, नहीं सब नहीं लिखिए। तो प्रश्न पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपको वस्तुनिष्ठ और एक होता है विषयनिष्ठ। चलिए, थैंक यू। चलिए हम लोग रहने देते हैं, फिर जो है कल जो है इसको नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक।